किसी और को खुश रख के जो खुशी मिलती है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपको अपने लिए खुद कुछ करके नहीं मिलती। मैं समझता हूँ ये सीट हल्के की आवाम की अमानत होगी। मेरा मुकाबला इस बार कराची के हालात से। चेयरमैन साहब चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़ें, क्योंकि नौजवान आएंगे तो चेंज आएगी। पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है, वो है इंक्लूसिविटी एंड इंटीग्रेशन। पूरी जितनी छोटी एज में आपने किया है, क्या ख्याल है, ये मेहनत ही है या फिर कुछ लक ने भी काम किया है? मेन चीज़ होती है दैट इज़ टू रिमेन कंसिस्टेंट। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, इसी उम्मीद दुआ के साथ आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग है, और वो अलग है कि आज मौसम बहुत सुहाना है कराची का, और हल्की हल्की फुहार है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और अब तो पेशगोई भी आ गई है ना कि 3 और 4 तारीख को गरज चमक के साथ बारिश होगी, यानी अगले 2 दिन मजीद। जी बिल्कुल। लेकिन पता नहीं, साथ में हल्की फुल्की वो सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है, वो तो चमक, और साथ में बारिश भी हो रही है। बड़ा अलग सा ही एक वेदर है। देखें वैसे अच्छा भी लग रहा है ना, बारिश जैसे घर से बाहर निकले मालूम हुआ कि बारिश हो रही है, सड़कें हल्की हल्की गीली हैं, गाड़ियां गीली हो चुकी हैं, ट्रैफिक सुस्त हो गया है, तो लोगों को खुशी हुई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है ना, वो सबसे अच्छी लगती है बारिश में, और दिल चाहता है कि बस इंसान इसी को स्मेल करता रहे। तो कराची वाले आमतौर पर बारिश को तरस रहे होते हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें ये बारिश देखना नसीब हुई है, वो भी इस सीज़न में ये पहली बारिश है। इस दफ़ा तो आपको पता ना कि बारिश ही नहीं हुई थी और सर्दी नहीं पड़ी थी उस और सहरिश बारिश हुई है तो लोग खुश हुए हैं। लेकिन खुशी का फॉर्मूला आज कोट ऑफ द डे में हम बात करेंगे कि दूसरों को खुश रखने में है। आपको खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान मकान बदल ले, रिश्तेदार बदल ले, दोस्त बदल ले, लेकिन फिर भी दुखी रहे तो समझ जाओ कि इसे दूसरों के साथ अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बड़ी पते की बात है जो मुदस्सिर ने आपके साथ शेयर की है, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि किसी और को खुश रख के जो खुशी मिलती है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपको अपने लिए खुद कुछ करके नहीं मिलती। तो आप भी इस चीज़ को यकीनन एक्सपीरियंस करेंगे या करते होंगे, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे, और पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के हतमी ऐलान के बाद सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर। कराची से खैबर तक उम्मीदवार इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार। आज के प्रोग्राम में कराची से कम उम्र तरीन उम्मीदवारों मुश्तबा समसम और अकरबा फातिमा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, सुबह सवेरे बारिश ने दीदार करा दिए। महकमा मौसमियात के 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में शदीद ठंड की लहर बरकरार, सर्दी को टॉप गियर लगने वाला है। मौसमियाती तब्दीलियों से ख़वातीन को महफूज बनाने का मिशन हिरा अमजद गामजन। जेंडर एक्सक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट बनाकर COP28 में जेंडर क्लाइमेट सोल्यूशन अवार्ड जीतने वाली बाहिम्मत लड़की आज दुनिया बोल है कि मेहमान होगी। और कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक हुरिया बतूल ने साबित कर दिखाया। इंतहाई कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुश्किल तरीन डिग्री लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र कारनामा है। अच्छा, कल मुदस्सिर हमारे साथ, आपको पता है, वो आयशा बिलाल थी, और आज हमारे साथ हिरा अमजद हैं, और उसके हवाले से हम बात करेंगे जो आप संजीदगी देखिए कि कितना क्लाइमेट चेंज को लेकर मुख्तलिफ चीज़ों पर बातें हो रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन काश पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स, ज़िम्मेदारान इस क्लाइमेट चेंज को समझें कि अब फेब के एंड पर जो बर्फ़बारी हो रही है, हमारा हिस्सा तो नहीं लेकिन हम भुगत ज़रूर रहें, तो ताकि कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं वो कम से कम कर लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब देखते हैं कि इस पर जो आने वाली हुकूमत है, इलेक्शंस क्योंकि बिल्कुल अब 1 हफ्ता बाकी रह गया है, जुमेरात को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उस नई मुंतखब हुकूमत पर ये भारी जिम्मेदारी होगी कि जो इस हवाले से कुछ ना कुछ हिकमत अमली तैयार करे ताकि हमें आगे किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रेंड्स के हवाले से, तो हैशटैग सीज़ फायर नाउ ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। 51,000 से ज़ायद सारिफीन इस ट्रेंड में अपने अपने पोस्ट कर चुके हैं।
इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर जंगबंदी का जो मुतालबा है वो हर इंसान करता नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन में अमन की जो सूरत हाल है वो देखने के ख्वाहिशमंद लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। बिल्कुल, और इस वक्त गज़ा की सिचुएशन खासी गंभीर हो चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है उसमें कदरे कम चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पर हमने पिछले एक माह में जनवरी में वो जो बहुत बड़े बड़े मैसिव लेवल पर हो रहे थे एहतजाज, वो भी दुनिया में उस तरह से अब नहीं हैं। तो चीज़ें उसी तरह से बरकरार हैं गज़ा में, खान यूनुस में, लेकिन वो जो फ़लस्तीनियों को, गज़ा के लोगों को मिलना चाहिए वो एक कहते हैं ना कवरेज, और उनकी बात वो शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। आएंगे एक और ट्रेंड है और वह है स्वात। एक्सपर्ट स्वात भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। इस ट्रेंड में अब तक 11,000 से ज़ायद सारफीन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और इसकी वजह गुज़श्ता रोज़ होने वाला मुस्लिम नून का जलसा है, क्योंकि स्वात में मियाँ नवाज शरीफ पहुँचे हैं और जलसे में खासा एक तादाद हमने देखी है कि वो स्वात वैसे भी जो पूरा इलाका है वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम नून खासी मजबूत रही है माजी में भी, और उनका किसी न किसी तरह से मुकाबले वहाँ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, और उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी, और फिर उससे भी पहले पाकिस्तान। लेकिन मुदस्सिर अब सियासत के डायनामिक्स जो है ना वो चेंज हो गए हैं। अब तो बड़ी यंगस्टर्स आ गए हैं सियासत में और उम्मीदवार हैं जो कि सियासत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अवाम उनको किस तरह पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये अभी नताइज पर पता चलेगा। तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात की पोलिंग में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और मुमकिन तौर पर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, या आज का दिन निकाल दिया जाए तो बस 4 दिन बाकी रह जाएंगे। तो इस वक्त मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन कराची की अपनी ही बात है। यहाँ मुख्तलिफ रंगो नस्ल, मुख्तलिफ तहजीब और सकाफ़त और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले बहुत प्यार मोहब्बत से बसते हैं, लेकिन इन दिनों कराची वालों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो 2 उम्मीदवार बने हुए हैं। बिल्कुल, जिन्हें इस इलेक्शन में सबसे कम उम्र उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। मुश्तबा समसम जो PS 101 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त उनके काफ़ी चर्चे हैं। दूसरी उम्मीदवार अकरबा फातिमा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर PS 102 से मैदान में है। तो आज इनसे मुलाकात करवाएंगे। इस वक्त PS 101 से आज़ाद उम्मीदवार मुश्तबा समसम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू आवर शो जी मुश्तबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? सुबह सुबह उठ के कैंपेन्स करना कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, एक न्यू एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं समझता हूँ इतनी जो कम उम्र है तो उसमें मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस एक अच्छी चीज़ है। तो एक न्यू हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से। अच्छा। तो काफ़ी मोटिवेटेड है। वैसे आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि जितने यंगस्टर्स हैं उनके यहाँ तो फोरफादर्स किसी पार्टी से मुंसलिक थे, तो उन्होंने भी ज़हन बनाया हुआ था कि हमने भी आगे चलकर सियासत करनी है। आप कैसे? अच्छा, देखें, ताल्लुक़ तो मेरा बिज़नेस फैमिली से है, लेकिन सियासत को मैं समझता हूँ कि खिदमत का नाम है, खिदमत करनी चाहिए लोगों की। तो उसका जो शौक़ है वो बचपन से ही है मुझे। अच्छा। तो मैंने पहले ही सोचा था कि जब कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा अमली सियासत में आने का, अच्छा। तो अमली सियासत में आगे इंशाल्लाह शहर की, हल्के की खिदमत करूँगा। अच्छा, बिजनेसमैन फैमिली और सियासत हमने पाकिस्तान में देखा बहुत कम। अगर जिन्होंने शुरू किया है वो बहुत अगली उम्र में जाके 50 साल के बाद पाकिस्तान में मोस्टली शुरू किया है। मुझे ये बताइए कि पार्टियों का मंशूर होता है, उस मंशूर पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप अपने हल्के के लिए कोई मंशूर है या सिर्फ कोई बयानिए लेकर और सिर्फ खिदमत की बातें करके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, देखें, बिल्कुल हमने यही बात की। हम जहाँ भी अपनी कैंपेन के लिए जाते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं कि अब रियलिटी बेस पे फ़ैसला करें कि कराची को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को हम ऐसा कर देंगे। मैं कहा बहुत अरसा हो गया हम इन बातों में आए और कराची की आवाम को स्पेशली धोखा ही मिला है। तो हमने कहा हम जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो हमने अपने हल्के की बात की कि हल्के में हमने क्या करना है। जैसे हमारे हल्के में स्ट्रीट क्राइम का इशू था, तो मैं ख़ुद एक बैरिस्टर हूँ, तो मैंने ये कहा देखें कानून मौजूद, नाफिज करने वाले इदारे तो मौजूद हैं, क्यों ना ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाई जाए, उनको पाबंद किया जाए कि एटलीस्ट जो टाइम है जिसमें पब्लिक की मूवमेंट ज़्यादा है उसमें कम से कम पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। तो इस तरह के इक़दाम मेरे ख्याल से इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा, वैसे कोई ख़ास वजह है कि जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सब LLB करके आ रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए? क्या ये चक्कर क्या है? क्यों भाई एक वकील ही क्यों सियासत कर रहा है आजकल?
अच्छा देखें, जो लॉ की डिग्री मैंने की वो मैंने लंदन से ही लॉ किया, बार एट लॉ भी वहीं से किया। तो शुरू से ही सोचा था कि इंशाल्लाह लॉ की डिग्री करके बार एट लॉ करूँगा। इसके बाद अगर कुछ ऐसी बनी, कोई ऐसा माहौल बना तो इंशाल्लाह फिर सियासत में कदम रखेंगे। सही। तो ये है कि आप भी लंदन से पढ़ के आए हैं, कायद आज़म भी लंदन से पढ़ के आए थे, सियासत में वो भी आए थे लॉ भी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए जी, पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातें हैं, जी, हर एक का अपना अपना मंशूर है। आप सियासी जमात में नहीं गए, या गए तो टिकट नहीं मिला, क्या चक्कर था? सियासी जमातें आप कराची में तो कम से कम 5 ऐसी सियासी जमातें हैं जो बड़ी भरपूर इलेक्शन मुहिम लड़ रही हैं। अदरवाइज़ बाकी सूबों में हम देखते हैं किसी जगह 2 हैं, 3 हैं, लेकिन यहाँ तो आपके पास बाकी की सियासी जमातों के साथ भी राब्ते का मौका तो था। देखिए इनकी 2 वजह थी आज़ाद इलेक्शन लड़ने का। एक तो मैं यूथ को मैसेज देना चाह रहा था, जैसे आप देखते हैं आजकल शोज़ में लोग यूथ की बात करते हैं, एज अगर आप उनकी देखें तो 55-60 होती है। तो मैंने एक मैसेज दिया कि रियल यूथ तो हम हैं, आई एम 25, आई एम द रियल यूथ। तो उनको मैसेज दिया कि जब मैंने हिम्मत की है आप भी हिम्मत करें, निकलें। आप जब निकलेंगे इंशाल्लाह खुद आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात ये कि लोग पॉलिटिकल पार्टी से अब तंग हैं कराची का, क्योंकि देखें और तो मैं बात करता नहीं, हम सिर्फ कराची की अगर बात लेके चलें तो कराची का हाल आपके सामने है। आपका निकलें कराची की सड़कों से गवाही लें, कराची के निज़ाम से गवाही लें कि क्या किसी ने काम किया, क्या किसी ने कोई वफ़ा की। तो अब मेरे ख्याल से अब बहुत टाइम हो गया, लोग भी समझ गए कि हमने किसको इंतखाब करना है इस बार। और पॉलिटिकल पार्टी से वही बात है, अब लोग तंग है क्योंकि वही सेम मंशूर, वही सेम बातें। अब आज़ाद कैंडिडेट्स इस तरह से हुकूमत बना सकते हैं, जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है। अगर आप जीत जाते हैं तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किसका मंशूर आपको थोड़ा सा फैसिनेट कर रहा है? या हकीकत पसंद ये होगी कि जो हुकूमत बना रही है उसके साथ देखें काम भी तो करवाना। जी बिल्कुल यही बात है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह मौका देता है ऐवान में जाने का, तो मैंने अपने हल्के की आवाम से यही बात की कि एक तो पहले हमने आपसे मशवरा करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सीट हल्के की आवाम की अमानत होगी। तो पहले उनसे मशवरा करेंगे और उन्हें भी यही बताएंगे कि हम उसी तरफ हमें जाना चाहिए जहाँ हमें फ़ंड्स भी मिल सकें, जहाँ हमारी इदारों में भी सुनवाई हो, पुलिस वाले भी हमारी बात सुने। अगर कोई वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक किसी का भी इशू है तो एटलीस्ट हमारी बात वहाँ पे सुनी जाए। तो हमने यही कहा, अपोजिशन में अगर बैठे हैं तो ना फंड्स मिले, ना कोई सुनवाई हो, तो आपका वोट भी ज़ाया, मेरा टाइम भी ज़ाया। तो यही हम हर जगह बात करते हैं, खुली बात करते हैं, क्योंकि अब कराची की आवाम को और मेरे ख्याल से झूठ नहीं बताना चाहिए, झूठे वादों में नहीं लाना चाहिए। तो हमने यही कहा कि इंशाल्लाह हुकूमत के साथ ही बैठेंगे और मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे। आपके हल्के के कितने टोटल वोटर कितने हैं? 3 लाख प्लस रजिस्टर्ड वोटर है मेरे हल्के में। हाँ, एक काफ़ी बड़ा हल्का है। जब मुझे इतना आइडिया नहीं था, जब मैं अपना फॉर्म जमा करवाने जा रहा था, कि इतना बड़ा हल्का होगा ये, लेकिन जब मैंने ऑन ग्राउंड कराची में आप कह रहे हैं 3 लाख प्लस है, कराची में 2 हल्के हैं जिनके 1.5 लाख वोटर हैं एनए के। जी बिल्कुल। तो आपका जो है वो पीएस का इतना बड़ा हल्का है, तो कैसे कवर कर रहे हैं आप? देखें पार्टी में तो बहुत लोग होते हैं ना, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे वो संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल, पार्टी में एक तंजीमी सेटअप होता है जो चलाता है। यही हमें थोड़ी मुश्किलात यही होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा हल्का है, हर जगह पहुंचना, हर जगह कॉर्नर मीटिंग्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सोशल मीडिया का दौर है, हमने सोशल मीडिया को भरपूर इस्तेमाल किया हुआ है। तो सोशल मीडिया के थ्रू घर घर मैसेज भी जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक जा सकें, क्योंकि जैसे आपने भी पहले बोला कि दिन अब कम है, तो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक पहुँच सकें, खुद जा रहे हैं, जहाँ नहीं पहुँच सक रहे तो सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम पहुँचा रहे हैं। मुस्तफा, ये इलेक्शंस कितने मुख्तलिफ लग रहे हैं। मैं क्योंकि देख रही हूँ कि ना सिर्फ लड़के, लड़कियाँ भी इसमें एज अ कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। कितना मुख्तलिफ आपको लग रहा है? आपने पिछले द्वार भी देखे हैं, जी, वही लोग आते थे जो हुआ करते थे। मैं समझता हूँ बहुत एक हेल्दी चीज़ है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए। बहुत देर से हुआ है, अगर पहले हो जाता तो कराची का हाल कुछ बेहतर होता, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। तो अच्छा इकदाम है। मैं जो भी मेरे और भी कुलीग्स हैं जो मेरे हम उम्र हैं या यंग है मेरी तरह, उनको भी बस यही मैसेज देता हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। रिज़ल्ट चाहे इलेक्शन का जो भी हो, आप निकलें कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए। मुझे उम्मीद है कराची की आवाम इंशाल्लाह साथ ज़रूर देगी। अच्छा, मुकाबला किस सियासी जमात से? आपके हल्के में तमाम सियासी जमातें हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको टफ टाइम कहाँ से हो सकता है कि उसका तोड़ किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाबला, मैं जब अपनी कैंपेन शुरू की मैंने यही सोचा कि मेरा मुकाबला इस बार कराची के हालात से, कराची के जो निज़ाम है उससे है।
मैं इस तरह लेके चल ही नहीं रहा कि कोई सियासी पार्टी मेरी हरीफ है या मैं अपने विजन पे हूँ। किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है, कोई डील वील कि भाई आप अगर जीत गए तो आपने हमारे साथ आ जाना, या अभी बैठ जाएं, मतलब हक में किसी सियासी जमात के? बिल्कुल, लोग काफ़ी आते हैं, म्यूचुअल्स होते हैं, काफ़ी दोस्त यार होते हैं। ज़ाहिर है कराची में रहते हैं तो बता दे, कोई मसला नहीं है, बाकी सारी बातें हमने खोल के बताई। यही होता है कि लोग कहते हैं कि चले आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने एक फ़ैसला किया था आज़ाद लड़ने का और कराची की आवाम ने इसी बिना पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं जिधर भी कैंपेन के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत पजीराई भी मिलती है कि आप एक यंग ब्लड हैं। मैं समझता हूँ कराची को अब नई सोच की ज़रूरत है, क्योंकि सोच बदलेगी तो ही मेरे ख्याल से अब कराची बदलेगा। लेकिन जो सियासत के जो आप नई सोच की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने अपना नारा लगाया हुआ है, चुनो नई सोच। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई इस पे काम करती है तो हमें उनका साथ भी देना चाहिए। सही। लेकिन क्योंकि इन्होंने दबे अल्फाज में बता दिया मुझसे कि हमें उनका साथ भी देना चाहिए। असल में इंटरेस्टिंग लग रहा है चुनो नई सोच, यानी कि अगर वो चुने गए तो फिर पीपल्स पार्टी उनको नहीं। असल में रिवायत में क्या रहा है ना, हमने एक दूसरे पे तंकीदी की और नुकसान कराची का हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस रिवायत को अब ख़त्म होना चाहिए कि तंकीद नहीं होनी चाहिए। तामीरी सियासत और तामीरी तनकीद भी तामीरी होनी चाहिए। फ्रेंडली हेल्दी इन्वायरमेंट में हो तो कराची का फ़ायदा होगा। तो मैं तो सब पार्टीज़ को यही मैसेज देता हूँ और मैं ये भी फील करता हूँ कि अगर मुझे वाकई कोई लगेगा कि अब कोई पार्टी कराची के लिए काम करने आ रही है तो मैं खुद उसकी कैंपेन भी चलाऊँगा, उसकी बात भी करूँगा, सपोर्ट भी करूँगा, क्योंकि अब हमने सुधारना है कराची को। तो ये बस। और अगर इलेक्शन डे पे अगर आपको बंदी होती दिखाई दी तो उसकी भी कोई तैयारी की हुई है? देखें, मुझे इलेक्शन कमीशन से, अदलिया से बिल्कुल उम्मीद है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन होने जा रहा है, तो मुझे उनसे उम्मीद है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है मेरे साथ या किसी के साथ भी तो ज़रूर सुनवाई होगी, क्योंकि हम इन पे यकीन रखते हैं कि हमारी अदलिया भी हैं, इलेक्शन कमीशन का भी एक है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो मैं उनसे पुरुमीद हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ होती है तो इंशाल्लाह वो हल करेंगे। अच्छा, एक आपका तो हल्का भी बहुत बड़ा है जी, मतलब 3 लाख प्लस का हल्का, और इस हल्के में मुझे ये बताइए कि आपने मैनेज कैसे किया हुआ कि इतने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एजेंट्स, चीज़ें, तो खर्चा तो बहुत हुआ होगा? देखें, पोलिंग एजेंट्स के हवाले से आपकी बात बिल्कुल सही है कि 157 पोलिंग स्टेशन है हमारे PS 101 में, तो अफरादी क़ुव्वत के तौर पे हमें ज़्यादा चाहिए लोग। लेकिन मैंने फिर जो बात की, एज ए यूथ जो मैं निकला हूँ तो काफ़ी लोग वॉलंटरीली आ रहे हैं आगे कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपके लिए हाजिर हैं, और कोई भी पोलिंग ड्यूटीज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मुश्तबा, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। न सिर्फ जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नाज़रीन नौजवान आ रहे हैं सियासत में, बल्कि नौजवान जो हैं वो पार्टी के टिकट्स पर भी आ रहे हैं। तो एक और कम उम्र तरीन उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अकरबा फातिमा से मुलाकात के लिए हल्के में गई हैं गुज़श्ता रोज़ सहरिश ज़ुहैब। तो सहरिश ने क्या उनसे गुफ्तगू की है अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अच्छा, इस बार मैंने देखा है कि इलेक्शंस में ख़वातीन खासी अच्छी तादाद में ना पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ज़ाहिर है विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर दाद हम ना दें, ये तो बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। तो यंग ख़वातीन कितनी इस हवाले से हाई स्पिरिट्स में हैं, क्या वो इरादा रखती हैं, क्या उनकी मोटिवेशन है? तो आज मैंने सोचा क्यों ना कि हम आज पीपल्स पार्टी की जो हमारी यंग कैंडिडेट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि वो हल्के में किस तरह निकल रही हैं, कैसे कैंपेन चला रही हैं, क्या सोच है उनकी, किस तरह मसाइल हल करेंगी। आइए चलते हैं जी। इस वक्त मैं ऑफिस के अंदर आ चुकी हूँ और वैसे अगर मैं इस हल्के के हवाले से आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो इलाके इसमें शामिल हैं वो जहांगीर रोड भी है, PIB कॉलोनी भी है, पाकिस्तान क्वार्टर्स भी हैं, इसके अलावा महाजर जो क्वार्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इलाका काफ़ी वसी है, तभी इसमें इतनी बड़ी तादाद है। यहाँ पर लोगों की तकरीबन मैंने बताया आपको 5 लाख से ऊपर की आबादी है और 2.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो मैं इस वक्त सैयदा अकरबा फातिमा के ऑफिस में पहुंच चुकी हूं। यंगस्टर हैं, बड़ी हाई स्पिरिट्स में हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। उसके अलावा ये भैया एडवोकेट भी हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कितना मोटिवेट कर रही है, ख़ास तौर पर यूथ में, बच्चियों को जो पॉलिटिक्स में अब ज़ाहिर है शामिल हैं और काम करना चाहती हैं आवाम की वेलफेयर के लिए। अस्सलाम वालेकुम अकरबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ बाहर काफ़ी रौनक है और पिक्चर्स भी मैं देख रही हूँ अभी आपके ऑफिस में एंटर होते ही। तो लीडरशिप से तो आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात लगते हैं मुझे, क्लोज़। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पीपल्स पार्टी में तो आपको पता है यंगस्टर्स को इनकरेज बहुत किया जाता है। तो बस यही है, चेयरमैन साहब
हिमसेल्फ इज़ वेरी यंग, तो वो चाहते हैं कि अब जो उनकी टीम हो वो भी यंग हो। तो दिस इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, और आप देख रही हैं कि जिस तरीके से हम इलेक्शन में कैंपेन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम विन भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मसाइल क्या हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्पेशली एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, PIB कॉलोनी बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पर रोड्स बनने वाले हैं, फिर कचरा भी मुझे काफ़ी नज़र आया है, सीवरेज का सिस्टम भी कुछ ठीक नहीं है। ये तो वो मसाइल हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। आप मुझे बताइएगा इसके अलावा यहाँ पे लोगों के इशूज़ क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये बुनियादी मसाइल है लोगों के, जो एक यहाँ पर बदकिस्मती से लोगों को जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात होती है वो भी मैसर नहीं है, जैसा कि बिजली, गैस, पानी, रोड ठीक ठाक हो, स्ट्रीट लाइट्स हों, क्राइम रेट यहाँ पर इतना बढ़ा हुआ है। ये वो बुनियादी चीज़ें मैं समझती हूँ कि हर इस मुल्क के शहरी को दस्तियाब होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो मेरे इस कंस्टिट्यूंसी में बल्दियाती नुमाइंदे रहे और सूबाई नुमाइंदे रहे और कौमी असम्बली के नुमाइंदे रहे, वो जो दीगर कभी MKM से, जमात से और PTI से उनके ताल्लुक़ रहा, तो कभी भी उनकी दिलचस्पी रही नहीं कि वो आवाम के मसाइल को, इन मसाइल को हल कर सकते। शायद एक और फैक्ट ये भी था कि वो यहाँ के मकामी नहीं थे। तो मैं जो कि यहाँ की मकामी, आप इस वक्त जहाँ बैठी हैं, ये मेरा ऑफिस भी है और इसके ऊपर मेरा घर भी है, तो मकामी जो होता है, जो मेरे मसाइल है वो मेरे हल्के के लोगों के मसाइल हैं, तो मैं उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू समवन जो डिफेंस से आए हैं। तो ये बड़ा एक यहाँ पर मसला रहा कि जो भी माजी में यहाँ से नुमाइंदे इलेक्ट हुए, इलेक्ट कहूँ या सिलेक्ट कहूँ वो एक अलग बहस है, लेकिन उनका ताल्लुक़ कभी भी इस इलाके से नहीं रहा। वो हमेशा इंपोर्ट होकर डिफेंस से या कोरंगी से या औरंगी से आए, तो जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते रहे। तो अभी ये जो एक सोच थी जो बिलावल की थी कि अब वो वाली सियासत नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी, अब सियासत के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, क्या यही वो सोच थी जिसकी बिना पर ख़वातीन को इतना इनकरेज किया गया और आपको टिकट भी मिला है? क्या सोच रखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, चेयरमैन साहब ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि अब जो है नौजवान क़यादत का आना ज़रूरी है। तो उसके पीछे प्रॉपर एक, मैं आपको बताऊं, अमली काम था। और आपने देखा जब इलेक्शन की टिकट्स अनाउंस हुई तो उससे वो लफ्जी बातें नहीं थी, प्रूव हुआ। पीपल्स पार्टी ने यंगस्टर्स को टिकट्स दी, यूथ को दी, ख़वातीन को दी। तो इसमें उन्होंने आपने अगर उनकी कल भी एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने एक लफ्ज़ कहा। उन्होंने कहा कि देखें, अभी जो डिसीजन मेकिंग होगी, तो अगर उस डिसीजन मेकिंग में नौजवान इन्वॉल्व नहीं है, उस टेबल टॉक में नौजवान इन्वॉल्व नहीं है और ये डिसीजन सीनियर्स लेते हैं जो 70-70 साल के हैं, 60-60 साल के हैं, तो उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस किसको भुगतने? नौजवानों को भुगतने। वो सीनियर्स तो नहीं भुगतेंगे, उनका तो ये लास्ट सियासत में उनका एरा होगा। तो दिस इज़ वाई जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम यूथ को ही भुगतने, तो वाई नॉट वी टेक द डिसीजन? तो हमें उस डिसीजंस के पावर्स होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में, टेबल में हमें होना चाहिए। जब हम उन डिसीजंस को बनाएंगे तो ये जहन में रखकर बनाएंगे कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें भुगतने, बजाय इसके कि हमें पता हो कि ये तो मेरा लास्ट ईयर है, तो सिर्फ मैं अपनी बेनिफिट के लिए चीज़ें पोर्ट्रे करूँ। तो ये वो एक सोच थी कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़ें, क्योंकि नौजवान आएंगे तो चेंज आएगा। तो नाज़रीन, सियासत इतना आसान काम नहीं, पढ़ना भी पड़ता है, खबरों पर नज़र भी रखनी पड़ती है। इस हवाले से कितनी मेहनत करना पड़ती है? यानी कि जाहिर है आपको समटाइम आप लोग बाहर निकलते को पकड़ ले, हल्के में ही कोई वोटर पकड़ ले कि बताए ना ये आप क्या कर रहे हैं, और आपको इस इशू का पता ही ना हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इदारा जो मुल्क को फ़ंड दे रहा है और मुल्क को कर्जे में डुबा रहा है, इंटरनेशनली आपको मॉनेटरी फ़ंड कर रहा है, तो उसका तो एक सिंपल ही ये एक मैं समझती हूँ बड़ा ईजी सा उसका वो है। लेकिन समटाइम्स मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, आप पर प्रेशर भी होता है, सिर्फ आपकी एक वर्क लोड भी हुआ होता है, तो शायद इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस का वर्ड नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ज़ाहिर है वो वही बात है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ती है, भले सियासत हो, कोई भी मैदान हो, इंसान अपना टाइम भी दे रहा होता है और उसके साथ साथ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए समटाइम तो भाई इन पॉलिटिशियंस को रात में सो भी नहीं पाते हैं, ऑन कॉल होते हैं कि किसी का कॉल आ जाए तो भाई पता नहीं क्या परेशानी होगी, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम मुझे दिया और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अब ये 8 फरवरी को फैसला होगा कि आपके हक़ में आवाम क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी, इसके साथ ही नाज़रीन हम वापस चलते हैं स्टूडियोज़, वहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगे और भी बहुत सारे मेहमान, बातें, मुलाकातें होंगी। चलते हैं यहाँ से। तो 102 और 101 आज हम 2 नौजवान लोगों से बात कर रहे थे कि उनकी कैंपेन और इलेक्शन कैसा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुश्तबा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जानिब बढ़ना जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर कुछ मज़ीद बात। आजकल सबकी
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड की लहर बरकरार और सर्दी को जनाब टॉप गियर लग गया है। और अब दर्जा हरारत की बात करें तो कालाम में पारा -10 और अस्तोर में -4 तक गिर गया है। कल्लात में -3 और कोयटा में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से सड़कें सफ़ेद हो गईं। मलिका कोसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। वादी स्वात में भी हर सू सफ़ेदी छा गई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो बर्फ़बारी जारी है। तो आज़ाद कश्मीर का इलाका जो बहुत ही खूबसूरत अपनी खूबसूरती में है वो है वादी नीलम, जहाँ पर वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी जारी है, जिससे मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी नीलम का रुख कर लिया है। बालाई वादी नीलम में शाहराहों समेत बिजली और टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। वहाँ पर इस वक्त मुमताज़ अहमद बट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 रोज़ से वादी नीलम के बुलंद दोबाला पहाड़ों पर बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है। 3 से 4 रोज़ के दौरान वादी नीलम के मुख्तलिफ सियाती मकामात पर तकरीबन 3 से 4 फुट तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि वादी नीलम के बालाई इलाका जिनमें सोरगन वैली, शारदा वैली और ताओबाट का इलाका शामिल है, वहाँ पर भी बर्फ़बारी अच्छी खासी रिकॉर्ड की गई है, जबकि बर्फ़बारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। बर्फ़बारी के बायस वादी नीलम के अंदर टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम के साथ साथ बरक़ियात का निज़ाम और जो वादी नीलम की वायद शाहराए नीलम है वो भी जगह जगह से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। ज़िली इंतज़ामिया ने भी शहरियों और सयाहों को हदायत जारी की गई है कि वो रात के दौरान सफ़र करने से गुरेज़ करें, जबकि मकामी अफराद से ये अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि मौसम की बात की जाए तो आइंदा 2 रोज़ तक वादी नीलम का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द रहेगा, जबकि वक्फे वक्फे से हल्की बारिश के साथ साथ बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। जी क्या बात है आपकी। मुदस्सिर देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये बर्फ रूई के गाले जैसे ऐसे सिचुएशन है। अच्छा, आपको पता है लाहौर में भी तेज़ बारिश हुई है और बाकायदा ओले पड़े हैं उसके साथ। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी एक दिन पहले यही सिचुएशन थी। और हम बात कर लेते हैं, फातिमा शिराजी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से सलमान आवान ने, जो हमें रोज़ाना मौसम की सूरत हाल हमारे दोनों नुमाइंदगान बताते हैं। तो पहले लाहौर आज चलते हैं। तो क्या इस वक्त मौसम की सूरत हाल है फातिमा? लाहौर में कोई बारिश, बर्फ़बारी, कोई ठंड? लाहौर में बर्फबारी नहीं हो सकती, ओले पड़े। नहीं, मैंने ये बोला ओले भी तो बर्फ ही होती है ना। तो क्या हो रहा है लाहौर में? वैसे सारे फ्रीज ही हैं लाहौर में। हाँ जी, बर्फबारी तो नहीं है, आलाबारी हुई है और गुज़िश्ता रोज काफी ज्यादा बारिश हुई है। 2 रोज से बारिश जो है वो लगातार हो रही थी, लेकिन आज मतलब बिल्कुल साफ है। फाइनली लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आसमान पर छाए धुंध और आलूदगी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल गया और लाहौरियों ने फाइनली जो है वो सूरज की किरणें देखना शुरू कर दिया। मामूल के मुताबिक अपने सारे काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से और बहुत शदीद ठंड की वजह से वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो दर्जा हरारत कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बरोज़ हफ्ते से शाम इतवार तक जो है वो बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। जी सही, तो हमारे साथ रहिएगा फातिमा। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब कर चुके महकमा मौसमियात से, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये कराची में आज सुबह से हल्की बारिश तो हमने देखी है, अब तो खैर ये सिलसिला रुक गया है। गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को भी की जा रही है अगले 2 रोज में, क्या आप बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल इम्कान है जी, इसलिए कि एक और वेव जो दाखिल हो रही है उसी के इन्फ्लुएंस में कह लें या उसी की एक्सटेंशन से सुबह कहीं शावर्स हुए हैं कराची में, तो वो बुनियादी तौर पे अभी पीछे उधर गवादर साइड पे मौजूद है और वहाँ से आगे मेरे बादल आएंगे। पूरे बलूचिस्तान में अच्छी तेज़ बारिश होगी, खासकर जो बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाके हैं, कोलू, सिब्बी, बारखान और ये सिमलिका जो अजला है वहाँ पे तो अच्छी खासी नदी नालों में तो यानी भी आ सकती है, तेज़ स्पेल मुतवक्की है।
तो कराची में भी कल इम्कान है इसके गरज चमक भी हो सकती है, बारिश आज रात भी हो सकता है, किसी किसी जगह पे हो जाए, और फिर कल भी इम्कान है। सही। अच्छा सरदार साहब, वो जो ठंड है वो हमें जनवरी में तो देखने को नहीं मिली, अब बर्फ़बारी कुछ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शुरू हुई है, आज जैसे बारिश हल्की हो गई कराची में, तो क्या कोई दर्जा हरारत ड्रॉप होने का है कोई सीन, को थोड़ी सी ठंड कराची वालों के भी नसीब में हो? देखें कराची में असल में अब चूंकि फरवरी शुरू हो गया है तो फरवरी का वैसे ही टेम्परेचर जनवरी के मुकाबले में कम से कम 3-4 डिग्री बढ़ जाता है ऑन एवरेज, तो उस लिहाज से उतनी कोई बहुत नुमायां ठंड तो यानी सिग्निफिकेंट किस्म की ठंड तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये जो स्पेल अभी आज से बलूचिस्तान में भी शुरू होगा और फिर फैलते फैलते पंजाब के भी बेशतर इलाकों में और KP, कश्मीर, GP तमाम इलाकों में अच्छी बारिश हो जाएगी। इससे तो 5 तारीख की सुबह तक ये कह सकते हैं हम कि 5 के बाद कराची में कुछ टेम्परेचर नीचे आ सकता है 2-3 डिग्री। अभी तो आपने नोट किया होगा कि 18 से 20 की रेंज में चल रहा है मिनिमम टेम्परेचर भी, इसलिए कि मुसलसल साउथ वेस्टर्ली या समंदरी हवाएं होती हैं, साउथ वेस्टर्ली विंड या समंदरी हवाएं, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है बादल भी आ रहे हैं, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है, तो यूँ कोल्ड एयर बिल्कुल नहीं है इस वक्त ना किसी भी एरिया में, साउथ में खासकर। सरदार साहब, तो 8 तारीख के बाद कुछ सही 8 तारीख को सिंध में, बलूचिस्तान में, जिसको आप देखते हैं, यहाँ कोई बारिश और बर्फबारी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 8 को तो इलेक्शन भी होने जा रहा है? नहीं 8 तारीख को तो बेशतर जगहों में मुल्क के सिवाय जो इक्का दुक्का कोई जगह हो, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ और KP के कुछ इलाके हल्की फुल्की बारिश हो सकता है कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों में, लेकिन अदरवाइज ड्राई वेदर होगा। ये जो स्पेल है ना, मैं आपसे बता रहा था कि 5 फरवरी तक है। अच्छा। 5 फरवरी की दोपहर के बाद या शाम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मौसम, और अगले उसके बाद 8-10 दिन यानी मिड ऑफ फरवरी तक ठीक रहेगा। सही। तो सरदार साहब, पंजाब वाली साइड पर क्या सिचुएशन रहने वाली? वहाँ तो बड़ी कड़ाके की सर्दी है। तो उधर रहेगी जी अभी, क्योंकि मिड ऑफ उस तक फरवरी तक तो अमूमन ठंडा मौसम ही रहता है, और ये जो खासकर बारिश का स्पेल पिछले 3-4 दिनों अच्छी बारिश हुई तमामी जगहों में, पंजाब की खासकर सेंट्रल और अपर पंजाब और उधर के पीछे साइड पे तो बर्फबारी भी हो चुकी है, और अभी दूसरा स्पेल जो है ये भी अच्छी बारिश भी देगा, बर्फबारी भी होगी इसके नतीजे में, तो उसके बाद कोल्ड एयर आएगी, तो उन इलाकों में तो सर्दी की शिदत में इजाफा हो जाएगा। तो फरवरी के कह लें आपके मतलब 17-18 फरवरी तक ये सर्दी का स्पेल पर चलेगा उधर। लेकिन सरदार साहब, ये बर्फबारी बहुत लेट शुरू हुई है, यानी कि बिल्कुल जनवरी के एंड पे जाके और अब बर्फबारी हो रही है। इतना लेट बर्फबारी का होना, तो क्या ये सर्दी का मौसम अपर पंजाब में या बालाई इलाकों में वो तवील रहेगा? गर्मी लेट शुरू होगी, ये क्या होगा? नहीं, गर्मी तो देखिए अमूमन मार्च के एंड से तो शुरू हो जाती है, खासकर मैदानी इलाकों में, पंजाब, जनूबी पंजाब हो गया और सिंध के इलाके हो गए, यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कोई मतलब समर सीजन जो है ना वो ऐसा कोई उसमें, जैसे अब आपका मतलब ये है कि अगर वो देर से नहीं होगा, वो टाइम से ही शुरू हो जाएगा। तो बर्फबारी लेट होने की क्या वजह है? देखिए, अब कोई एक्चुअली सिस्टम, बर्फबारी भी जब ही होती है ना जब कोई बारिशें देने वाली हवाएं आती हैं आपके एरिया में दाखिल होती हैं, तो उसके साथ ही फिर जाहिर है कि वही हवाएं पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो वही प्रेसिपिटेशन, फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन यानी स्नोफॉल की सूरत में आपको नीचे मिलती है। तो चूंकि इस दिसंबर और जनवरी में कोई ऐसी खातिर खा आई नहीं वेस्टर्ली वेव, अब 28 जनवरी के बाद शुरू हुआ जाके ये सिलसिला। नहीं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सर्दी कुछ तरह तवील हो जाएगी या फिर नहीं? नहीं, तवील तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ज्यादा से ज्यादा इतना ही कि 10-15 दिन तवील हो सकती है, यानी फरवरी के आखिर तक तो चलती है ना सर्दी पाकिस्तान, मार्च की 15 तक। पंजाब, जी पंजाब में और खासकर KP और वो जो शुमाली इलाका जाता है उनमें तो मार्च के शुरू तक, और अगर बारिशें चल होती रहे तो फिर तो मार्च भी ठंडा ही गुजरेगा उधर। तो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा रहता है। सदा साहब, कराची की अगर हम बात करें तो लोग क्या कोई रेन कोट निकाल लें, ज़्यादा बारिश है, या जैसे आज हल्की सी फुहार थी इससे ही लुत्फानंदोज हों? अगले 2 दिन की बारिश कराची में कैसी होगी? कराची में देखिए कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट रेन है इसी तरह की, और जैसे तेज शावर्स हुए थोड़ी देर के लिए आज सुबह कहीं हो गए, कहीं ड्रिजल या हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन आज आने वाली रात और फिर कल का जो दिन है उसमें निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है किसी जगह पे, खासकर जो आउटस्कर्ट्स हैं कराची के, गडाफ टाउन हो गया, बैरिया हो गया, उधर हब की तरफ, इन इलाकों में।
चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। फातिमा शिराजी का भी हम करेंगे। तो मौसम जो है ना वो इस वक्त अपना रंग दिखा रहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कराची मैंने में असल में अगले 2 दिन के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि एक फंक्शन में हमने जाना है। जी, आप पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, हालिया दिनों में हमने अपने शो में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली आयशा अमीन से आपको मिलवाया था, जिन्हें दुबई में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में जेंडर क्लाइमेट सोल्यूशन अवार्ड दिया गया था। और इस अवार्ड में उनकी साथी है जो दस्तक फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हिना अमजद, वो भी शामिल थी। आज वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट के हवाले से बात भी करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान में जो ये COP28 में बहुत से पाकिस्तानी डिफरेंट इश्यूज़ पे वो लोग गए, उन्होंने चीज़ें की। कश्मीर की वो बच्चियाँ थी स्कूल की हमारे प्रोग्राम में आई उन्होंने, और उसके बाद कल भी हमारे साथ जो है आयशा अमीन थी, आज हिरा अमजद हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ास तौर पर आगे आ रही हैं, मर्द आगे आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हिरा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए है और यकीन आप पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो काम किया इसे आसानी से कैसे समझाया जा सकता है? आपने जो बनाया है ये मतलब एक आम शख्स कैसे समझाएंगे कि ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम जो काम करते हैं कम्युनिटी पे पिछले 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं हम उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बात कर सकें। मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं ये मिसाल देना चाहूँगी कि अभी ही कुछ माह पहले मैं ब्रेप में थी। अपर चित्राल का एक गाँव है और वहाँ पे मैं ख़वातीन के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रही थी। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने फ्लड्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब फ्लड्स आए, या मतलब किस तरह के, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद हर। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम रात को सोए हुए थे और हम सुबह उठे तो हमारे जो घर हैं, मतलब रात को हमें अपने साजो सामान, घर बार सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। लिटरली एकदम से पानी आ गया और हमें कुछ समझ में नहीं आई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे हालात में आप देखें कि बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो माहवारी से भी गुजर रही हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं। तो जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद में, कैपिटल में, प्रोविंशियल सेंटर्स में बैठ के जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से रिलीफ या एड प्रोवाइड करना है, तो उस रिलीफ और एड में हम इन ख़वातीन की, इन बच्चियों की ज़रूरियात का जिक्र एक तो नहीं करते, ना होने की बराबर है, और दूसरा जब किया जाता है तो बहुत एंड पे, बहुत रेजिस्टेंस के साथ उसको एक टैबू समझा जाता है। सो ये जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो ख़वातीन और बच्चियां जिस तरीके से सैलाब से मुतासिर होती हैं, उनकी जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि क्लीन हाइजीन प्रोडक्ट्स, प्रीनेटल किट्स, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाए। जहां राशन भिजवाया जा रहा है उसके साथ ये साजो सामान भी ख़वातीन तक पहुंचाया जाए। सो जेंडर जस्ट क्लाइमेट सॉल्यूशंस अवार्ड के लिए जो हमने किट बनाया था, जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट, वो गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ को ये एडवाइस करता है कि वो किस तरह से अपना जो रिस्पॉन्स है उसको जेंडर इंक्लूसिव बना सकें। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप क्या समझती हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर अब तक जो काम किए, क्या वो काबिल तारीफ है या फिर कुछ अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अच्छा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी एक क्लाइमेट जेंडर एक्शन पॉलिसी बनाई गई है 2022 में, और उसमें गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि जो रिस्पॉन्स है उसको जेंडर इंक्लूसिव बनाया जाए, लेकिन वो कोशिशें अभी सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की हद तक महदूद हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट इदारों के साथ कोलैबोरेट करें, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि किस तरह से जो काम हम कर रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल पे, उसको इदारों के अंदर भी नॉर्मलाइज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जब इस तरह की कोई आफात आए, इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियां या डिजास्टर्स हमें हिट करें, तो हम एक बेहतर तरीके से उस रिस्पांस को हुकूमत के साथ मिल करके ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ को मदद फराहम कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर हिरा जानना चाहूँगा, आप लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो महदूद पैमाने पर कोई काम कर सकते हैं, हुकूमती सतह पर आप क्या समझती हैं
कि फिलफौर क्या कौन से मंसूबे हैं जो शुरू होने चाहिए इस मद में जो आप काम कर रही हैं, कैसे होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एक जेंडर क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी है जिसके अंदर एक्शनेबल मेजर्स गवर्नमेंट ने खुद से डिफरेंट एक्सपर्ट्स की मदद के साथ लिखी हैं। अब उनको हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ लेकर के आना है कि किस तरह से उन टूल्स को, उन सजेशंस को, उन रिकमेंडेशंस को इंटीग्रेट किया जा सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसा कि मैं पहले भी बात कर रही हूँ, उनके अंदर जब यहाँ पे टेबल्स पे बैठ के कॉन्वर्सेशंस हो, डिस्कशंस हो, तो उन डिस्कशंस के दौरान खवातीन का मौजूद होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे खवातीन, यहाँ पे किसी भी लॉ से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी तरह की जब कॉन्वर्सेशन हो रही है, जब पाकिस्तान की आबादी 50% खवातीन पर मुश्तमिल है, तो उन जगहों पे खवातीन का होना ज़रूरी है ताकि हम अपने मसाइल के बारे में ऐसी पॉलिसी राउंड टेबल्स के दौरान बात कर सकें, अपने इश्यूज़ को वहाँ पे रेस कर सकें। सो जो पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है वो है इंक्लूसिविटी एंड इंटीग्रेशन। सेकेंडली, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। जो लोग इन इदारों में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कम्युनिटीज तक पहुंचा रहे हैं, उनको सेंसिटाइज और एजुकेट करने की जरूरत है कि राशन के साथ साथ माहवारी का सामान भिजवाना, प्री नेटल किट्स भिजवाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये बेसिक ज़रूरियात हैं ख़वातीन की, बच्चियों की, कम्युनिटी लेवल पे जिस तक उनकी रसाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूँगी कि जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे थे फ्लड्स इम्पैक्टेड कम्युनिटीज़ के साथ, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे वॉशरूम्स की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। आप यकीन जानिए, ख़वातीन पूरा पूरा दिन इंतज़ार करती थी कि उनकी बारी आए तो वो जाके माहवारी का कपड़ा तब्दील कर सकें। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन तक दवाइयाँ, मेडिसिन, जैसे बहुत सारे इन्फेक्शंस की हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कम्युनिटी से। जो पेट से खवातीन है, हामला खवातीन है, उनके पास खाने का दवाइयाँ वगैरह नहीं थी। तो ये सब चीज़ें उस रिस्पॉन्स में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, आप भेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन पर उस तरह से फोकस नहीं किया गया जो कि किया जाना चाहिए था। हम ये तो देखते हैं कि ड्रिप स्टैंड्स, सिरिंजेस या फिर पेन किलर्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो वहाँ पे पहुँचाई जाती हैं कि भाई इनकी फौरी तौर पर जो एक एड होती है ना वो मिल जाए। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं या ख़वातीन से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको कभी उस तरह तरजीह नहीं दी गई है। अच्छा, अभी आपका प्लान क्या? अब माशाल्लाह आपको इतनी पजीराई मिली है COP28 के बाद, अब आप क्या अपने जहन में रखती हैं आगे सोच कि आपको इसी प्रोजेक्ट को आगे किस तरह लेकर चलना है? सबसे पहली चीज़ तो हम वी आर वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। सेकेंडली, वी वांट टू कोलैबोरेट विद द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ताकि हम उनको ट्रेन और सेंसिटाइज कर सकें। तीसरे लेवल पे हम काम करना चाह रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि हम देखते हैं जब भी इस तरह की कोई आफात आती हैं, जो सिविल सोसाइटी है ग्रास रूट्स लेवल पे फार फ्लंग एरियाज में, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं टुवर्ड्स द क्राइसिस। सो हम उनको भी सेंसिटाइज और ट्रेन करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो इस चीज़ के ऊपर लीडरशिप ले सकें। ये करने की ज़रूरत इसलिए है कि जब हमने 2 साल पहले डिग्निटी किट्स, प्री नेटल किट्स कम्युनिटी में भिजवाना शुरू की, तो हमें उन फैक्टर्स और उन कम्युनिटी से भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि ये भिजवाने की क्या ज़रूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, दिन में आधा टाइम मैं कॉल्स पे ये एक्सप्लेन कर रही होती थी कि ये लेके जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है कम्युनिटी में, ये नीड है। हमें खुद ख़वातीन से कॉल्स आ रही हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन। हमें सिर्फ टोकनिज्म की हद तक ख़वातीन को इन टेबल्स पे नहीं लाना, हमें उनकी बात सुननी है, समझनी है और उसे इंटीग्रेट करना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें। जब हम अपर चित्राल में ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ में ख़वातीन के साथ हीलिंग सर्कल्स या लिसनिंग सर्कल्स कर रहे थे, तो उसमें ख़वातीन ने मुझे कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमसे किसी ने आके पूछा है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरियात हैं, आपको हम किस तरह से मदद फराहम कर सकते हैं। मैं ये क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की बात कर रही हूँ। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रिस्पॉन्स का हिस्सा बनाया जाए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। सो हम यही चाहते हैं कि हम पहले तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, फिर लोकल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनिंग सेशंस कराएं और साथ ही साथ लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस काम में अपने साथ शामिल करें। बहुत अच्छी बात ये हिरा, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने कहा कि ये प्लान होना है, उसके बाद
जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है या NDM में है या PDM में है या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ ये चेंज आया भी आपके सारे अमल के बाद? क्या वहाँ ख़वातीन को भी ऑन बोर्ड किया गया? और यही जो बात आप करें, चित्राल में उन्होंने कहा पहली बार हमसे पूछा गया, तो ये चेंज आपने देखा है? आपने मुझसे पूछा था कि हम प्लान क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो ये तो मैंने आपको प्लान अपने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करके बताया है। उम्मीद है कि इस पूरे साल में हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे इन द फ्यूचर। लाइक पहला स्टेप ये था कि हम कम्युनिटी में जाके रिसर्च करें, हम ये डाटा लेकर आए, हम एक रोड मैप बनाएं जिसकी ज़रूरत है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कम्युनिटी। नाउ वी हैव रिसीव्ड द लोकल एंड द ग्लोबल रिकग्निशन फॉर दिस वर्क। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क विद द NDMAs, PDMAs एंड द लोकल ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस एज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। बहुत शुक्रिया आपका हिरा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने हमें बताए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। अब हमें जनाब जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अब कुछ बात करते हैं गजा। जंग के 115 दिनों में सहूनियों ने 27,000 फ़लस्तीनियों को मार डाला, उनमें हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। हैरत इस बात पर है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की ज़बानों पर ताले हैं। जब कभी लबकुशाई होती है तो फ़कत मजम्मत होती है या ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात पर मबनी बयान आ जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोफेसर खालिद कुदूमी साहब हमारे साथ हैं, जो कि तर्जुमान है हमास के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, बहैसियत तर्जुमान हमास, आपसे जो हम वक्त ले रहे हैं उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। कितनी शहादतों की तस्दीक करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सूरत हाल है कि 115 दिन के बाद तकरीबन 30,000 से ज़ायद शहीद हो गया है, और ये 30,000 शुहदाओं, इसके अलावा है कि मफकूदीन है, लापता जो है, वो हमें इसके तादाद नहीं पता है, तो कम अज़ कम दे आर अराउंड अबाउट 7,000। शुहदाओं के तादादों में से 1% है औरतें और बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और बच्चे हैं बेचारे। तो अच्छा खालिद साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त हमास मुकम्मल तन्हाई का शिकार है। आलमी अदालत में जनूबी अफ्रीका जो केस इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, क्या हमास की ख्वाहिश थी कि काम मुस्लिम ममालिक करते? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। अभी तो उल्टा है। आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि देयर इज़ कोई ऐसे डिप्लोमेटिक फिगर इसराइल का, किसी यूरोपियन कंट्री उसको रिसीव करने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अंदर है पॉजिटिव 130 वोट्स पॉजिटिव इसराइल के ख़िलाफ़ है कि जंग बंदी के ऐलान में। सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका आइसोलेटेड है दुनिया में। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जेनोसाइड के केस जो साउथ अफ्रीका ने सबमिट किया है, तो इसके 16 जजेस में से है कि 15 जजेस ने इन्होंने पॉजिटिव बात किया है कि साउथ अफ्रीका के साथ है। मुस्लिम गवर्नमेंट में से आस्ता आस्ता अलजायर का, इंडोनेशिया का, कुवैत का, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री का ऐलान जो है ना, वो भी इन्होंने साथ दे दिया है। तो ये साफ जाहिर है कि ये इजरायली नैरेटिव जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि आइसोलेट की तरफ जा रहे हैं। हमास के अगर आप आइसोलेट कहना चाहते हैं तो ये लंदन में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, 4-5 कॉन्टिनेंट्स में जो आवाम सड़कों पे आया हुआ है कि हमास के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है, वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़ है, इसराइल के ख़िलाफ़ है, इजरायली सोसाइटी के अंदर है। सही। अभी लाखों की तादाद डिफेंस सामने और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के सामने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ये मुतालबा करें अर्ली इलेक्शन है और प्रिजनर स्वाब है। ये सब कुछ इसके दलील सब कुछ है। ये दलील है पॉजिटिवली कि इसराइल ही आइसोलेटेड। हमास वो कैसा आइसोलेटेड है, पूरे दुनिया है, फ़लस्तीनी मज़ात है और इसराइली के
खिलाफ है, जंगी जराइम के खिलाफ। तो कदूमी साहब, गजा में ज़मीनी लड़ाई की ताज़ा अपडेट क्या है? अल-क़ासम की इस वक्त एक ऐसी फ़ौज का सामना है अल-क़साम को कि जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे और जदीद हथियार हैं, अल-क़साम फिर भी मुकाबला कर रही है। ये ताकत कहाँ से आ रही है? अल-क़साम सिर्फ नहीं है, यह हमारा आवाम का जो हिम्मत है, जो हमारा बैकबोन बने हुए हैं। पहले हमारा अकीदा है, ईमान है अल्लाह पे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसराइल को हरा दिया है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर में ये दुनिया का जो बदमाश तरीन और हेजेमोनिक तरीन रजीम है, ज़ायनिस्ट रजीम, हमारा मुजाहिदीन ने और हमास के रेजिस्टेंस, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस, हमारा अवाम ने इसराइल को हरा दिया है। इसके बाद हमारा मुजाहिदीन के वो बहुत एडवांस इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, स्टोन से शुरू कर लिया है और अपना आप को हिम्मत के साथ, ईमान के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ वो आगे जाकर अभी इनके पास रॉकेट्स है जिनके रेंज 200 किलोमीटर्स है, इनके पास ड्रोन्स है, इनके पास साइबर फैसिलिटीज़ है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी हमास के सामने दुनिया के मिलिट्री ताकतों का 80% जमा हुआ है। वर्ल्ड वॉर है, यानी अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, बिल्कुल, और इसराइल। आप जमा तफरीक करके पता चला 80% से ज़ायद मिलिट्री फैसिलिटीज़ दुनिया में वो गज़ा के सामने। लेकिन हमेशा ये याद रखना, हक और बातिल की जंग में हक का जीत है। हमेशा ये याद रखना, ये जो कुर्बानियाँ हैं और ये जो खून है बच्चों का है, अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करेगा और ये तारीख बताएगा, इंसानियत के बताता हमें कि जी ये अवाम है जो इन्होंने कुर्बानी दिया, हाँ मुसलमान हो या मुसलमान नहीं है। जब जालिम के खिलाफ जिद्दोजहद का कार्रवाई शुरू होता है तो जीत अवाम के हक में होता है, हक में होता है। अच्छा खालिद साहब, ये एक बड़ा अहम मामला है कि बतौर तर्जुमान हमास, क्या आप तस्दीक करेंगे कि हमास इस वक्त कहा जा रहा है कि वो गज़ा का कंट्रोल खो रही है? नहीं, ऐसे देखें, ऐसे नहीं है। इसराइली जो आर्मी है, जब इन्होंने 27 अक्टूबर ज़मीनी हमला शुरू किया है, वो इन्होंने ऐसा किया है कि वो सेंटर ऑफ द सिटी को कंट्रोल करके फिर बाद में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में दोबारा रीडिप्लॉयमेंट हो जाता है, वो सिटीज़ के बॉर्डर्स में आ जाता है। अभी जो कल और परसों है, इनके 2 से लेकर 3 ब्रिगेड्स है कि आर्मी, इजरायली आर्मी नॉर्थ से निकल चुका पूरे तरीके से। साफ में यानी गज़ा की वाली का जो जनूबी इलाका है से लेकर के रफ़ह तक, वहाँ के क्लैश शुरू हो गया, बर्बरियत है, इसराइल का बम्बार्डमेंट शुरू हुआ है। अभी कल एक मदरसा के अंदर, स्कूल के अंदर जो रेफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, इसराइल ने बहुत ब्रूटल तरीके से और बारबरिक तरीके से 30 शहरी को हैंड कफ करके, कपड़ा को तुड़वा के इसको शहीद कर दिया। और ये मसकर है, और इसराइल ने तकरीबन कुछ 2000 मसकर परपेट्रेट किया गज़ा के अंदर। तो अभी के ये जो इसको कहलाते हैं कि स्ट्रीट फाइट है हमारा और दुश्मन के दरमियान में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुजाहिदीन स्टेडफास्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है परसों। अच्छा खालिद साहब, इसराइल को इस वक्त ये भी इत्तलात हैं कि यमन के जो हौज़ी बागी हैं, फ़ौज है, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरह से रेड सी में नाकाबंदी को आप कैसे देखते हैं? क्या हमास को इस वक्त गज़ा के लोगों के बात का एहसास है कि पूरा यमन जंग के दहाने पर भी पहुंच चुका है? देखें, यमन के पास इनके लीडरशिप के बकौल कोई ज़ाती डिमांड नहीं है। जो फ़लस्तीनियों ने कुर्बानी दिया, जो जुल्म हो रहा फ़लस्तीन में, इनको मोटिवेट करके अरब होते हुए, मुसलमान होते हुए, इंसान होते हुए, कि वहाँ का जो इंसान को बचाने के लिए इन्होंने अपना जो अवेलेबल टूल्स को यूटिलाइज कर दिया। वो कहता है कि भाई ये हमारा समंदर, ये हमारा बॉर्डर है, समंदर में हम किसी इसराइली झंडा वाले कश्ती को इजाज़त नहीं देंगे, और वो कोई भी कश्ती है इसराइल को मदद करने के लिए जा रहे हैं, हम इसको जब्त कर देंगे। तो ये देखें,
जिस एक रोल मॉडल बना हुआ है जो सारी दुनिया को इसको सलूट करना चाहिए। हम हमास में और फ़लस्तीन में इनको सलूट करते हैं कि इन्होंने ये जो अवेलेबल टूल्स को एक्सप्लॉइट कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, और जब इनको मैसेजेस मिलता है इधर उधर से है कि जी भाई आपका क्या डिमांड है, वो इन्होंने कहना कि जी भाई हमारा कोई ज़ाती डिमांड नहीं है, हम तो जो हमारा फ़लस्तीनी अवाम चाहते हैं हम वही करेंगे, जब तक ये जेनोसाइड जारी रहे तो हम ये एक्शन को करते रहेंगे। तो खालिद साहब, आपकी मरकज़ी क़यादत यकीनन इस वक्त नामालूम मकाम पर है, मरकज़ी रहनुमाओं के घरों पर बमबारी से जो उनका अपना नुकसान हुआ है, मैं चाहूँगी कि उसकी कुछ तफसीलात भी आप सामने रखिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडरशिप अवाम का एक हिस्सा भी है, उनके दरमियान में मौजूद है। गज़ा में यहया सिनवार साहब है, अबू खालिद अद्दीफ से, सारी अल-क़स्साम का लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप गज़ा के अंदर में ही मौजूद है। और वो जो अवाम को शहादतें होती हैं, उनके नुकसानात होती हैं, इनका और इनके ख़ानदानों का नुकसानात होते हैं। 40-40 शहीद का हर ख़ानदान का कम से कम फ़लस्तीन में हो रहा है। हम अलग नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है अवाम का साथ देना है, अवाम के दरमियान में रहना, और अवाम का जो खुशियाँ हैं और जो गम है उनके साथ शरीक होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो दुश्मन का हमारा लीडरशिप को असैसिनेट करना, तो इनको हम नहीं करना दिया है। कुछ हमारा फील्ड में मैदान में जो लीडर्स हैं उनमें से शहादतें हुई, 4-5 की तादाद है, और मगर के बाकी लीडर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, हमारा हीरोज़ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है इनका हिफाजत करना, मगर ये भी आपको ये पता होना चाहिए इनके ख़ानदान बेचारे वो सब के सब शहीद होते हैं। हनिया हो, सिनवार हो, हैया हो, जो मर्जी हो के ये सब के जैसे अवाम को इनको कुर्बानी देना पड़ता है, हमारे कायदीन को भी कुर्बानी देना पड़ता है, बल्कि उससे ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो ज़िम्मेदार लोग हैं। और बाहर में कि हमारा शेख सालिह अल-अरूरी रहमतुल्लाह अलैह हमारा लीडर है, इनका लीडर है अल-क़स्साम के बानियीन में से, और इनके 2 दोस्त हैं वो भी शहीद हो गए थे लुबनान में, जो आलमी बरादरी के लिए एक शर्मनाक वाक़या, एक इज़्ज़तदार सॉवरेन स्टेट लिबनान की तरह इज़राइल आकर और एक शहरी को बेरूत के अंदर को शहीद किया है, और वो आलमी बरादरी अभी तक सोच रहे हैं बिल्कुल ये इसराइल को क्या जो है वो एक बड़ा खासा मामला मुश्किल है। खालिद कुदूमी साहब हमास के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से कुर्बानियाँ फ़लस्तीनी दे रहे हैं, चाहे उनकी लीडरशिप है चाहे आम लोग हैं, वो एक मिसाल पूरी दुनिया के सामने वो बने हुआ है। वो किसी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपनी आज़ादी पर, अपनी जद्दोजहद पर। तो अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसके इजलास में अब वाज़ेह कर दिया गया कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और इनका इनेकाद पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इलेक्शन से मुताल्लिक किसी किस्म के इबहाम की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन के दिन तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। बलूचिस्तान और KPK में हालात नॉर्मल नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं। KP और बलूचिस्तान के IGs ने उम्मीदवारों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपके वक्त का। सर, ये कल जैसे इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से बात हो रही थी तो फिर लोगों को ये शक पड़ गया कि शायद इलेक्शन के हवाले से कोई मामला डिले में न चले जाएं। अब हमने बलूचिस्तान में भी हालात की ख़राबी देखी जिसका जिक्र इजलास में भी हुआ है, तो सर बाकी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल समझा जाए कि इलेक्शन में किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होगी, और ख़ास तौर पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इजाज़त बाद में दी है, तो क्या वहाँ पर इलेक्शन डिले हो जाएंगे? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपके ये जो दहशतगर्दी है या तखरीबकारी है या पोलिंग स्टेशनों पर हंगामाराई के जो मामला हैं, वो हमारे तमाम इदारों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का 2000 किया है
लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मामलत के लिए हमारे इदारे, जिसमें तकरीबन 2,80,000 जो है फ़ौज पाकिस्तान के नौजवान एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए मामूर होंगे। इसी तरह तकरीबन 18,000 से ज़्यादा जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ रेंजर भी होगी, पुलिस भी उनके साथ ताउन करेगी। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये अकद उकद तो वारदात होनी है, लेकिन पूरे 8 फरवरी के इंतखाबात पर इज्तिमाई मजमूई तौर पर उसका कोई असर अंदाज नहीं हो सकेंगे और इंतखाबात जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू लेकर शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो अपनी तकरीबी कार्रवाई तो करेंगे। इसमें कमर साहब हमने कराची में हमने कराची में भी जो वाक़या यहाँ पर देखा, जिसके बाद थोड़ी कशीदगी यहाँ पर फैली, जिस पर अभी हम देख रहे हैं कि जमातें अपना अपना मौक़िफ़ भी दे रही हैं, तो ये सूरत हाल जो सामने आ रही है, तो इलेक्शन डे पर आपको नहीं लगता कि सिचुएशन जो आम हालात थे या फिर इससे पहले इलेक्शन में जो सिचुएशन रही है उससे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए? ये दरअसल हमारा मुल्क इंतहाई जमहूरी मुल्क तो है, अगर हम जमहूरियत की बुनियाद पर हमारे मुल्क की तश्कील हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये मैंने दुनिया भर के वहाँ इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है, तकरीबन 15-20 ममालिक के, मुझे कहीं पुलिस कोई रेंजर नजर नहीं आई। इवन बांग्लादेश का मैंने इंतखाबात का 2009 में जायजा लिया, आप यकीन करें कि पोलिंग स्टेशन पर 7,000 वोटरों को फैसिलिटी दी गई थी वोट कास्ट करने के लिए, तो वहाँ एक सिपाही खड़ा था बांस की छड़ी लेकर। कोई पुलिस, कोई आर्मी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब थाईलैंड, तमाम दुनिया के जो तरक्की पजीर मालिक है, कहीं भी पुलिस रेंजर नहीं होती पोलिंग स्टेशन पर। इंडोनेशिया में मैं गया, लेकिन यहाँ पे एक अजीब तमाशा बना हुआ है कि जनाब तकरीबन 5 लाख जो है हमारी सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं, पुलिस, रेंजर, आर्मी शामिल करके पोलिंग स्टेशन पर खड़े होते हैं दायमे। दुनिया के सामने एक मजाक बना हुआ है कि ये क्या मामला हो रहा है। आप सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दें। मैंने पूछा कि बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि यह एक पोलिंग स्टेशन पर एक सिपाही खड़ा है, तो ये कोई गड़बड़ी करें? कहते हैं मेरे पास इख्तियारात है, जिस पार्टी के नुमाइंदे ने, किसी वोटर ने आके यहाँ गड़बड़ की तो मैंने उस पार्टी के सरबराह को ही डिस्क्वालीफाई कर देना है। यहाँ तो आप किसी वर्कर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मामला ये है, उसकी डर की खौफ की वजह से सब अपने वर्करों को कंट्रोल किया हुआ है। वर्करों को कंट्रोल करना, जो ये होते हैं खास चेरी ब्लॉसम टाइप के वर्कर, उनको कंट्रोल करना ये पार्टी के सरबराह का फर्ज होता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दी जाए तो वो जो है पार्टी का सरबराह ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सबको अतमिली हो जाती। ये दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है कि 5 लाख फौज खड़ी है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये इसके लिए को रास्ता निकालना चाहिए। और हमने बार बार कमर साहब आप ही बता दें वो रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हमें। बिल्कुल एक पोलिंग स्टेशन पे हसास दुनिया के अंदर तस्वर ही नहीं है, हसास तरीन, हसास नॉर्मल, ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ही पाकिस्तान में आई है, इसको बाहर निकालें। और इसमें सबसे बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें आप, जैसे कि बांग्लादेश में दिया हुआ है, इंडिया में दिया हुआ है कि वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ हो उसने कुछ नहीं कहना, उसने पार्टी के सरबराह को डिस्क्वालीफाई कर देना है, तो उसके खौफ की वजह से वो खुद ही इसकी पोलिंग स्टेशन की हिफाजत कर दें। तो यहाँ तो मामले को नहीं शुतर व्यवहार हो गए हैं। कुंवर साहब एक यहाँ पर ये सवाल है जिससे हम मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं, मरहलावार रियासतों में या सूबों में उनके इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में 2 सूबों में एक तो सिचुएशन अमनो अमान की बहुत बेहतर नहीं, दूसरा मौसम की सख्तियों में। तो ये हम नहीं यहाँ कर सकते थे कि बलूचिस्तान और केपी में अगले मरहले में इलेक्शन होता, पंजाब और सिंध में पहले मरहले में इलेक्शन होता? क्या ऐसा हमारे यहाँ मुमकिन नहीं हो सकता था? ये बात सही फरमाई आपने मुद्दसा साहब, आपने पूरा इलेक्शन को कवर किया हुआ है, हमेशा कवर करते आप आए हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि आप कानून में तरमीम करें, कानून तरमीम करने नहीं इन्होंने, उसमें ये कहे कि मरहलावार इलेक्शन करवा दे जैसे इंडिया में होते हैं। इंडिया में सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ सूबे हैं, उनके यहाँ होती है यूनियन स्टेट, तो वहाँ बाकायदा इंतखाबात होते रहते हैं। आप एक सूबे करवा दें, दूसरे सूबे में करवा दें। और एक हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुई है कि 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे का पोलिंग और इसके बाद रात के 10-11 बजे तो उसका रिजल्ट। ये भी पाकिस्तान 12.5 करोड़ 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, इसलिए 25 करोड़ की आबादी है, तो आप इसको मरहलावार इलेक्शन करवा दें।
जैसे इंडिया में तो मरहलावार इलेक्शन को 30 दिन तक इंतखाबात होते हैं, 30 डेज, और वो सारा जो रिजल्ट होता है वो सीज कर देते हैं, लॉक में बंद कर जाते हैं। इसके बाद वहाँ काउंटिंग होती रहती है पूरे 1 महीने तक। अब इसके बाद रिजल्ट सामने आता है। यहाँ अगर 2 घंटे भी लेट हो जाए तो बस फिर एक नया मीडिया में आ जाता है कि जनाब टैंपरिंग हो रही है, उसके अंदर यहाँ तो फॉर्म 45 ही गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो पता लगता है जनाब जो ऑफिसर मौजूद थे उनके मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, वो नताइज रात तक जमा नहीं करा सके हैं। यहाँ तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती हम अभी तक इतने पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं। हाँ, ये पुराना निज़ाम खत्म करना है। अब आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई आ रही हो, बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की कोई गवर्नमेंट आ जाए तो वो उसके बारे में कोई नया कानून साजी करें। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर रही है, इसमें तो कोई 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिंपल मेजॉरिटी में ही आपकी कानून साजी हो जाएगी ना। उसके अंदर ये सारे रास्ता को पूरा मरहलावार इलेक्शन करवाएं। चूंकि इंडिया में तो सूबे ठीक है, 28 सूबे हैं, हमारे यहाँ तो अभी तक 75 साल से 4 सूबों के लिए कर रहे हैं। देखते हैं आगे आने वाली हुकूमत इस बारे में सोचती है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है कि इलेक्शन के अमल को आसान कर दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके नताइज जो हैं वो एक्यूरेटली। एक बात कुंवर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त की और वो ये है कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर लाखों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बाहर खड़े होते हैं पोलिंग स्टेशनों में, और फिर भी मसाइल और नताइज पे बहुत ज़्यादा धांधली का शोर मच रहा होता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद बात होगी। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। तो नाज़रीन कुछ टैलेंट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सहरिश भी हमारे साथ मौजूद है, टैलेंटेड है, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी होनहार लड़की से जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्टिफिकेशन है जिसे लोग कई बार अटेम्प्ट करते रहते हैं और कई तो बड़ी अधूरा छोड़ के वो गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में एक लड़की ऐसी है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में न सिर्फ ये सर्टिफिकेशन मुकम्मल करके दिखाई बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। वो इस वक्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन लड़की हैं। हुरिया बतूल इस वक्त हमारे साथ हैं। ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और 202 दिन उसके ऊपर थे। उन्होंने ये रिकॉर्ड 100 दिन के फ़र्क से अपने नाम किया है, यानी इससे कबल ये एजाज़ जिसके पास था हुरिया उससे 100 दिन छोटी थी जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। इस वक्त हुरिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो इस शोबे में आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन कर रही हैं। हुरिया के सफ़र पर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे वो काम जो लोग सालों नहीं कर पाते उन्होंने कैसे इतनी छोटी उम्र में कर दिखाया। हुरिया, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं वैसे तो ख़वातीन से एज नहीं पूछनी चाहिए, मैं सच्ची बता रही हूँ, लेकिन पता चल जाएगी पूरी खबर में। लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने किया ना कि तो हमें पता है ना। तो हुरिया ये कैसे मुमकिन हो पाया? मुझे लगता है हर वक्त बस पढ़ती ही रहती होंगी अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि हर वक्त पढ़ती रहती थी, लेकिन हाँ काफ़ी मेहनत थी इसके अंदर। 19 साल की उम्र में मैंने इस तरह जल्दी कर लिया क्योंकि जब मैंने अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया तब मैं 12 साल की थी। तो उसके बाद मैंने अपने इंस्टेड ऑफ के मैं स्कूल जाके मैं ओ लेवल्स करती, तो मैंने उस अगली अटेम्प्ट में ही 7th ग्रेड के बाद ही मैंने अपने ओ लेवल्स में अपीयर हो गई थी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। तो मैं 13 साल की थी जब मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया था और सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने प्राइवेटली अपीयर हुई और उससे ही अगले साल मैंने अपने ए लेवल्स कंप्लीट कर लिए जब मैं 14 साल की थी। अच्छा, जो कि अमूमन 18-19 साल की उम्र में होता है। जी जी। अच्छा हुरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुदस्सिर, मैंने कुछ टाइम पहले सोचा कि मुझे ना अपनी फील्ड से हटके भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों से ना ACCA CA के हवाले से ना पूछा, तो मुझे मोस्टली लोगों ने मशवरा दिया कि आप ACCA कर लें, CA मत कीजिएगा, वो आपसे नहीं हो पाएगा। एक तो आपकी फील्ड बहुत डिफरेंट है और दूसरा नहीं हो पाएगा। सही, तो मतलब सही उन्होंने मशवरा दे दिया। अच्छा, है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। मैं हुरिया आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 19 साल में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो गई थी, लेकिन अभी इतने साल के बाद आपको पता चला कि आप कम उम्र तरीन है, ये क्या कहानी है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब नाम आ रहा है, ये क्या सीन है?
अच्छा, जब मैंने क्वालिफाई किया था इन 2016, तो उस टाइम मुझे ये तो मालूम था कि ये मेरी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम था उस टाइम पे। और आई थिंक कि वो गिनेस के उस टाइम पे गिनेस में ये टाइटल भी एग्जिस्ट नहीं करता था अनटिल रिसेंटली सितंबर में जब भी क्लेम किया एक इंडियन लड़की ने, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी उम्र तो इससे कम थी जब मैंने अपना क्वालिफाई किया था इन 2016। तो फिर मैंने उसको ब्रेक किया और फिर उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ सारा, और फिर अब जो मेरा रिकॉर्ड जो अब दर्ज हो चुका है दैट वो एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक उसकी इफेक्टिव डेट है दैट इज़ 2016। तो हुरिया जितनी छोटी एज में आपने किया है, क्या ख्याल है ये मेहनत ही है या फिर कुछ लक ने भी काम किया है? आई थिंक मेहनत भी काफ़ी थी, माँ बाप की दुआएं थी, घर वालों की सपोर्ट थी इसके अंदर काफ़ी, जिसने सब कलेक्टिव एक एफर्ट थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। सही। अच्छा हुरिया, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि 7 साल तो बड़ा एक लंबा अरसा होता है, और 7 साल में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वो तो बड़ी लंबी चौड़ी फर्म्स के साथ होते हैं और बड़े जो बहुत बड़ी जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर तो अब आप बड़ी अमीर खातून होंगी पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में हैं। नहीं, डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से आई थिंक रुझान भी ज़्यादा लोग इसलिए होता है सीए की तरफ कि सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं 7 साल से जॉब कर रही हूँ और डेयरी सेक्टर के अंदर पहले मैंने जॉब की, अभी मैं एक एमएनसी के साथ जॉब कर रही हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो ज़बरदस्त, यानी कि आप यूटिलाइज़ कर रही हैं अपनी इस डिग्री को। आगे प्लान्स क्या हैं हुरिया अब आपके? बिल्कुल। सो अभी मेरे करंट प्लान्स अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूं तो वो ये हैं कि बिकॉज फाइनेंस का रोल इतना इवॉल्व हो चुका है, जो हम पहले समझते थे ना कि सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट क्रेडिट करना है, तो अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब इतनी फील्ड हैं इसके अंदर, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आई थिंक अभी मैं एट पर्सनल लेवल में उनको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, और इन अ लॉन्गर रन आई वांट कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ बाय हेल्पिंग द लोकल इंडस्ट्रीज़, और जो लोकल कंपनीज हैं उनको हेल्प आउट कर सकूँ थ्रू जो भी सीखा इतने अरसे में। सही हो तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया आपने ओ लेवल्स किया 12 साल 13 साल तक, फिर 14 साल में अपना ए लेवल्स कर लिया, ये थोड़ा जर्नी बताइएगा हमारे नए आने वाले जो बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये कैसे करें, क्या करना, फोकस कैसे करना है और किस तरह ये प्लान करना है। चलें 19 नहीं तो कोई 22-23 साल में भी लोग ये चीज़ें कर पाएँ, कैसे करना है? अच्छा, सो अगर मैं अपना सीए का बताऊं कि मेरा सीए इतना आसान मुझे क्यों हुआ, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया था, जो कि काफ़ी छोटी उम्र होती है सीए स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उसका मैं क्रेडिट देती हूँ कि जो मैंने पढ़ा अपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, बिकॉज उसका करिकुलम इतना अच्छा, इतना वेल डिज़ाइन था, और इवन दो कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको कर रही थी, लेकिन वो पढ़ते वक्त इतना आसान लग रहा था मुझे कि मुझे समझना मेरे लिए आसान हो रहा था उनकी बुक से। तो ये वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी करिकुलम में भी डेवलप हो, कि हमारा भी जो स्टूडेंट निकले थ्रू पाकिस्तानी मेथड से, वो भी उस तरीके से वेल ग्रूम्ड हो। तो वो मेरी बेस इतनी अच्छी डेवलप हो गई थी ड्यूरिंग दैट कि मेरे लिए सीए करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। थोड़ा सा जरा एलैबोरेट कीजिएगा, ये जो आपने बेस की बात की है हुरिया, ये जिस करिकुलम की आप बात कर रही हैं वो किस तरह का था, कौन सी बुक्स थी? क्योंकि देखिए बुक्स भी मुख्तलिफ एडिशंस होते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स होते हैं, और ज़ाहिर है किसी की समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, कुछ थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ? अच्छा, सो जब मैंने 7th के बाद ओ लेवल स्टार्ट किया, तब मतलब 12 साल की उम्र में मैंने जब ओ लेवल्स कर रही थी जब मैं, तो उस टाइम पे मेरे लिए जो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मतलब ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ल्ड था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है सारे जो कभी पहले सुने भी नहीं थे कि एग्जिस्ट करते भी हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने बुक्स, जो कोर्स बुक्स होती हैं, मैंने उन्हीं के थ्रू पढ़ना शुरू किया, बट वो इंटरनेशनल राइटर्स की थी वो बुक्स जो मैंने पढ़ी, और क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो नहीं समझ आते थे, तो मैं उसके लिए यूट्यूब के ऊपर काफ़ी डिफरेंट चैनल्स मैंने सब्सक्राइब किए हुए थे, डिफरेंट लेक्चर्स मैं सुनती थी यूट्यूब के ऊपर। मैं ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहती थी, इंटरनेशनली स्टूडेंट्स के साथ मैं काफ़ी इंटरेक्ट करती थी, कहीं अगर मैं फंस गई हूँ तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करके तो मैं उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझती थी, डिस्कशंस में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको जो है मैनेज कर सकी उस टाइम पर। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि आपका हुरिया ये जो सफ़र है सीए का, ये मतलब मैनेज, इतने पेपर्स आपने इतने कम वक्त में कैसे दे लिए? मतलब आप
पैरेलल चीज़ें कर रही होती थी, ये मेरे लिए अभी तक ना हजम करना मुश्किल हो रहा है। लास्ट पेपर मैंने सुना इसका जो थीसिस होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं बहुत से दोस्त इर्द गिर्द हमारे दोस्त करते रहे, बहुत ने छोड़ दिया, और तब मैं कि इतनी छोटी उम्र में कर कैसे लिया आपने, मैनेज कैसे किया आपने? अच्छा, जो मेरी पहली अटेम्प्ट 2012 में थी, जब मैं 14 साल जब मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो और उसके बाद मैंने अपना जो फास्ट ट्रैक के थ्रू मैंने किया, बिकॉज ए लेवल्स के रूट से मुझे एग्जाम्पशंस नहीं मिली थी सीए में, तो मैंने अपना ए और बी मॉड्यूल इकट्ठे कर लिया था पहली फर्स्ट गो में। बिकॉज मेरे नंबर्स की ग्रिप पहले से ही अच्छी थी, ए लेवल्स में भी मेरे मैथ सब्जेक्ट से, तो मेरी नंबर्स की ग्रिप अच्छी थी, तो मुझे आई थिंक वो समझने में नंबर्स अकाउंटिंग को उतनी मुश्किल नहीं लगी। प्लस मेरी एफर्ट्स थी, काफ़ी थी, पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू स्टडी। तो आपने कोचेस भी हायर किए? कलेक्टिव एफर्ट्स थी। सीए मैंने सीए इंटर मैंने स्कैन्स और पैक इनसे पढ़ा था। सो ऑब्वियसली देवर ट्यूटर्स जिनके थ्रू मैं पढ़ती थी, क्लासेस होती थी उसकी रेगुलर। बट उसमें भी सीए में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू किए, क्योंकि मुझे अब इतनी आदत हो गई थी ए लेवल्स में कि मैं समझती थी कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं खुद शायद पढ़ के ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा। तो उसमें भी मिक्स था कि कुछ मैंने ट्यूशन लिए और कुछ मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू पास किए थे। तो ये बच्चों को जो अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स में हैं, जो अभी आगे प्लान डिफरेंट फील्ड्स में कर रहे हैं, आप वो एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए कि ये जो सेल्फ स्टडीज़ का है ये कैसे किया जा सकता है, ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सेल्फ स्टडी के लिए से मेन चीज़ होती है दैट इज़ टू रिमेन कंसिस्टेंट, बिकॉज जब हम एक स्कूल में नहीं जा रहे होते या ट्यूशन नहीं जाते, एक वो हमारा एक फ्लो नहीं बन रहा होता, तो हम कंसिस्टेंसी जो है वो लैक कर जाते हैं। तो मैं अपना एक स्केड्यूल जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। मैं बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियली प्लान करती थी कि मेरा पूरा सिलेबस है तो मैंने उसको किस तरह कवर करना है, मैंने अपनी रिवीजन किस तरह से करनी है, एग्ज़ाम्स मैंने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं जो पास पेपर्स हैं। तो मेरा पूरा एक स्केड्यूल होता था जो मैं उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। फिर अपना डेली टाइम स्केड्यूल जो है मैं उसको नेक्स्ट डे मैंने क्या पढ़ना है उसका मेरा पूरा स्केड्यूल होता था। तो उसको उसके आप उसको स्टिक टू योर स्केड्यूल रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वो आपकी पर्सनल डेडिकेशन। चलें जी, ज़बरदस्त, कीप शाइनिंग। आप ऐसे ही इंस्पिरेशन है जी आजकल के बच्चों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप फोकस्ड होकर और ट्रैक पर रहें। एज मैटर नहीं कर रही यहाँ पे। आप देखिए ना, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हमें मुदस्सिर बात करनी है आज दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम रंधावा की 29वीं सालगिरह का दिन है। वो बच्ची आज जिंदा होती तो 29 साल की हो जाती, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया या शायद नज़रें उनसे खा गईं। अरफा करीम वो बच्ची थी जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई थी और IT की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, यूरोप में भी इसके चर्चे होने लगे थे। बिल गेट्स की दावत पर जब वो अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर गईं तो कंप्यूटर के मुतालिक उनके कई पेचीदा सवालात ने बिल गेट्स को हैरत में मुब्तला कर दिया था। अरफा करीम ने 10 साल की उम्र में फ्लाइंग क्लब से जहाज़ उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। अरफा को उसने कारकर्दगी पर न सिर्फ सदारती अवार्ड दिया गया बल्कि फातिमा जना गोल्ड मेडल समेत सलाम पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन 22 दिसंबर 2011 को बीमारी में मुब्तला होने के बाद वो कोमा में चली गई और 26 रोज़ बाद 14 जनवरी 2012 को खाल के हकीकी से जा मिली। लेकिन अरफा आज भी हमें याद हैं और हम आज उसकी सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल, और हमें याद रहेंगे अरफा। ऐसे बच्चे बड़े नायाब होते हैं, शायद इसीलिए अल्लाह ताला के पास जल्दी चले जाते हैं। इस वक्त हमें उनसा शाह ज्वाइन कर चुके हैं बोल प्रेडिक्शन में, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम टू आवर शो। उनसा, कैसी हैं आप? ये बताइए कि पाकिस्तानियों का अब अगला जो वीकेंड है वो कैसा गुजरने जा रहा है, क्या कार्ड्स कहते हैं? जी, कार्ड्स के मुताबिक जो है, अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज वाले काफी मसरूफ होंगे। कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उनका बड़ा दिल लग रहा है और पैशन नजर आ रहा है, काम करने का जज्बा नजर आ रहा है। तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बड़ी मसरूफियत लेकर आ रहा है। टॉरस की बात करें तो टॉरस वाले जो हैं वो सोशलाइजिंग बहुत नजर आ रही है, लोगों के साथ मीटिंग्स, मुलाकातें हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पैसों के हवाले से, फाइनेंशियल मामलात अपने बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरियंस जो हैं वो उनकी सैलरी या इनकम प्रॉफिट उनको हो सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है।
जेमिनी वालों की बात करें तो जेमिनी वालों की रोमांटिक टाइम, ये टाइम जो है, हफ्ता जो है रोमांटिक रहेगा पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ जो है, और शादी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। जेमिनी वालों के प्रपोजल्स आ सकते हैं, और अगर बिजनेस में भी पार्टनरशिप करें तो उनके लिए कामयाबी है। कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस वालों के लिए स्टार का कार्ड है। कोई विश उनकी पूरी होगी इस वीक में, कोई दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी, तो अच्छी अच्छी दुआएं करें। और होप्स एंड फेथ का कार्ड है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अपने ऊपर फेथ रखें, और चीज़ें जो हैं उनके मामलात मिरेकल्स की तरह जो हैं बेहतर होंगे। लियो की बात करें, लियो वाले जो हैं थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहे हैं, सैड एनर्जी नजर आ रही है, तो कोशिश करें, दोस्ती करनी है तो जल्दी दोस्ती किसी के साथ ना करें, भरोसा नहीं करें। फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, उनके साथ कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड भी हो सकता है। फिर लियो के बाद वर्गो है। वर्गो वाले जो हैं वो वेटिंग का कार्ड है। हो सकता है कि दूसरी शादी की तरफ जाएं, जो फर्स्ट उन्होंने शादी की हुई है, या दूसरे बिजनेस की तरफ जाएं। एक बिजनेस उनका चल रहा है, एक जॉब चल रही है, तो दूसरी जॉब की तरफ जा सकते हैं। 2 काम कर रहे हैं इस हफ्ते। उसके बाद जो है वो लिब्रा जो है वो पैसों की लेन देन लग रही है, प्रॉफिट हो सकता है, कोई लॉटरी लेते हैं या कोई कारोबार में उनको प्रॉफिट मिल सकता है ये हफ्ता। अगर प्रॉपर्टी वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियंस जो हैं उनकी ये हफ्ता बैलेंस रहेगा। बहुत सारी मामलात जो हैं, अपने घर मैनेज कर रहे हैं, दफ्तर मैनेज कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, और बहुत समझदारी के साथ अगर कोई फैसला इन्होंने इस हफ्ते लेना है, चाहे शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, तो बहुत सोच समझ के इनको जो है वाइज डिसीजन लेना है। सेजिटेरियस जो है वो थोड़ा मुश्किल हालात लग रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई किसी काम में फंसते हैं, कोई रुकावट आती है, तो किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं या किसी फैमिली मेंबर की मदद से वो ये मामला उनका हल हो जाएगा। चाहे कोई भी मामला हो, लव का हो, चाहे फाइनेंसेस का हो। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो, उनकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, शादी के और लव मैरिज के चांसेस हैं। जॉब मिल सकती है, जॉब के हवाले से, या जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न के। फिर एक्वेरियस जो है वो कुछ नया स्टार्ट करेगा इस वीक में, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब हो सकती है, नई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं एक्वेरियस। सेहत के हवाले से उनकी सेहत अच्छी रहेगी। अब पाइसेस वाले जो हैं वो ये हफ्ता पाइसेस के लिए रोमांटिक रहेगा। कोई दोस्त, कोई नया दोस्त बन सकता है, या कोई पुराना ऐसा दोस्त जिसके साथ काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं है, उनसे दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। ट्रैवल पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। चले जी, ज़बरदस्त। तो उनसा ने खूब शादियाँ भी कराई हैं खर्चों की बातें हो रही हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, शादियाँ नहीं आओ। तो इलेक्शन के मामला देखें, अभी हालात ठीक रहेंगे क्योंकि आज जुम्मा है, तो जुमेरात को इलेक्शन होने जा रहा है, सिर्फ 5 दिन का फर्क है। उनसा बता दें नेक्स्ट वीक में इलेक्शंस हैं। देखिए इलेक्शंस हो जाएंगे, पीसफुली इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जो जगह हैं जो सेंसिटिव हैं, जैसे बलूचिस्तान में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल लग रहा है बहुत ज़्यादा। बलूचिस्तान के मामलात जो कार्ड आया है वो 9 तलवारों का है, तो हो सकता है कि बलूचिस्तान में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं दूसरी जगहों की देखूं तो पीसफुली जो है वो इलेक्शन हो ही जाएगा फाइनली, इंशाल्लाह पीसफुली इलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच उनसा कि आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने इस हवाले से हमें बताया। अब जनाब मुतात रहना है, क्योंकि उनसा ने बता दिया है कि किस किस की शादी हो सकती है, तो सोच समझ के फैसले लेने हैं आपने, बगैर सोचे समझे नहीं। बिल्कुल। और मुदस्सिर इकबाल, सहर ज़ुएब को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अपना ख्याल रखिएगा। अब अगले वीक में इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।